प्यारे बच्चों, 3 मार्च 2025 को संपन्न हुए इंटरमीडिएट गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 324 जेडी को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। तो अब हम देखते हैं संकेतांक 324 जेडी का हल। तो देख रहे हैं जिसका पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में लिखने दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए का नंबर में कह रहा यदि फलन एफ सच दैट आई आर इक्वल टू आई आर जहां एफ एक्स इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित है तब यफ है। तो देख रहे हैं प्रत्येक अलग अवयव का प्रतिबिंब अलग मिलेगा। इससे सिद्ध होता है कि यह एक ही फलन है। और एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लेंगे तो देख रहे 3x इक्वल टू वाई या x इक्वल टू वाई अपान 3 अर्थात सह डोमेन परिसर के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में दिया हुआ फलन एकेकी और आच्छादक है। तो इस प्रश्न का कह सकते हैं विकल्प फर्स्ट एकेकी व आच्छादक सही है। प्रश्न नंबर 1 का विकल्प फर्स्ट एकेकी और आच्छादक सही है। इसके बाद यदि हम खा नंबर में देखें, देखिए खा नंबर में दिया है प्रश्न नंबर 1 के का विकल्प फर्स्ट सही है। 1 का यदि हम देखें तो इसमें विकल्प फर्स्ट एकेकी व आच्छादक सही है। इसके बाद 1 का खा नंबर यदि देखें, 1 के खा में देख रहे हैं यक्ष एक समुच्चय दिया है, यक्ष बराबर जिसके अवयव हैं ए बी सी, और दूसरा समुच्चय वाई जिसके अवयव देख रहे दिए हैं 1 2 3 किरा, और यफ प्रतिचित्रण इस प्रकार दिया है कि यफ ए इक्वल टू 2 अर्थात ए का प्रतिबिंब देख रहे हैं एफ ए बराबर 2 दिया है, एफ बी बराबर 3 तथा एफ सी बराबर 1। तो हमको देखना है कि इसमें दिया हुआ कौन सा ऑप्शन सही है। तो देख रहे हैं इसमें यदि आप देखें तो यदि इसको हम फिगर के रूप में देखें, देख रहे हैं यक्ष वाई जिसमें यक्ष के अवयव देख रहे हैं ए बी सी, वाई के अवयव 1 2 3, देख रहे हैं ए का प्रतिबिंब 2 है अर्थात ए 2 से संबंधित है। इसके बाद बी का प्रतिबिंब 3 बनता है अर्थात बी 3 से संबंधित है। और सी का प्रतिबिंब देख रहे हैं 1 बन रहा है, सी रिलेटेड टू 1। ऐसी स्थिति में देख रहे हैं एफ एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई कह सकते हैं। और दूसरा देख रहे हैं सह डोमेन वाई का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है अर्थात वाई इज द सुपर सेट ऑफ एफ एक्स। और इसके बाद एफ ए देख रहे हैं प्रत्येक अवयव यानी ए का प्रतिबिंब देख रहे हैं 2 से है, बी का प्रतिबिंब 3 से है और सी का प्रतिबिंब 1 से है। तो ऐसी स्थिति में एफ एक्स इज सच दैट वाई एफ एक्स इक्वल टू वाई एफ एक्स इज सुपर सेट वाई, इनमें से सभी, तो इसमें विकल्प नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 1 के खा का विकल्प 4 इनमें से सभी सही है, इनमें से सभी सही है। इसके बाद हम देखते हैं गा नंबर को। देखिए गा नंबर में दिया है कह यदि इंटीग्रेशन log x dx बराबर x log x प्लस के एक्स प्लस सी, तो फर्स्ट में कह रहा के एक्स बराबर log x, सेकंड के एक्स बराबर माइनस log x, थर्ड के एक्स बराबर माइनस एक्स, और चौथे भाग में देख रहे हैं के एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख रहे हैं यदि इस प्रश्न को हम हल करें तो इसमें आप देख रहे हैं दिया है इंटीग्रेशन log x dx, देख रहे हैं यदि log x का हम समाकलन ज्ञात करें, प्रश्न नंबर 1 का गा, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 का गा दिया है इंटीग्रेशन आई बराबर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन log x dx। देख रहे log x का चूंकि समाकलन नहीं जानते हैं तो 1 के साथ गुणा करके हम log x को पहला फलन 1 को दूसरा फलन मानते हुए खंडशः समाकलन का यदि फार्मूला लगाएं तो खंडशः में आप जानते हैं पहला फलन अर्थात log x इंटू दूसरे का समाकलन 1 का समाकलन x माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकल गुणांक log x का अवकल गुणांक 1/x इंटू दूसरे का समाकलन 1 का समाकलन करेंगे x dx। आप देख रहे हैं x कैंसिल हो जाएगा
इस प्रकार से यक्स लाग यक्स, देख रहे हैं यक्स लाग यक्स माइनस 1 का समाकलन, देख रहे हैं यक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो इस प्रकार से देख रहे हैं दिया हुआ है एक्स लाग एक्स प्लस के एक्स प्लस सी, के एक्स बराबर देख रहे हैं माइनस एक्स लिखा है, के एक्स बराबर माइनस एक्स, और माइनस एक्स यदि देखें तो ये हमारा विकल्प नंबर थर्ड पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प थर्ड सही है, अर्थात के एक्स बराबर कह सकते हैं के एक्स बराबर माइनस एक्स है। तो विकल्प थर्ड सही है, विकल्प थर्ड के एक्स बराबर माइनस एक्स सही है। इसके बाद हम घ नंबर देखते हैं। देखिए घ नंबर में दिया है कि आप 5 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है। हम जानते हैं जितने कोटि का अवकल समीकरण होगा उसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या उतनी ही होती है। तो चूंकि 5 कोटि का है इसलिए स्वेच्छ अचरों की संख्या 5 होगी। तो प्रश्न नंबर 1 के घ का विकल्प चौथा 5 सही है। प्रश्न नंबर 1 के घ का विकल्प देख रहे हैं, इसका विकल्प 4 जिसमें संख्या 5 दी है सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं अंगा नंबर में दिया है कि सदिश फलन एफ टी इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5t स्क्वायर के कैप की प्रवणता t बराबर 2 पर होगी। तो देख रहे हैं दिया है प्रश्न नंबर 1 का अंगा भाग, देख रहे हैं इस पर दिया है सदिश फलन, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 का अंगा सदिश फलन एफ टी, देख रहे हैं एफ टी बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5t स्क्वायर के कैप की प्रवणता t बराबर 2 पर होगी। देख रहे हैं हमको t बराबर 2 पर प्रवणता ज्ञात करना है। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए t के सापेक्ष अवकलन करेंगे f डैश टी इक्वल टू, देख रहे हैं 2 अचर पद है 0 हो जाएगा, प्लस 3 अचर है 0, प्लस 5 इंटू टी स्क्वायर का देख रहे हैं 2t इंटू के कैप। आप देख रहे हैं प्रश्न में कह रहा t बराबर 2 पर, तो t बराबर 2 पर यदि निकालें, t बराबर 2 पर f डैश 2 इक्वल टू देख रहे हैं 5 दुनाई 10 इंटू टी के स्थान पर 2 रख देंगे तो 10 दुनाई 20 के कैप, और 20 के कैप आप देख रहे हैं 20 के कैप ये हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट पर दिया है। तो विकल्प फर्स्ट 20 के कैप सही है। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 1 के अंगा का आंसर होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में दिया है, प्रश्न नंबर 2 का देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में, देखिए प्रश्न नंबर 2 में है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसमें का नंबर में दिया है कि सिद्ध करें कि साइन इनवर्स यक्स बराबर टेन इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो देख रहे हैं मान दिया है प्रश्न नंबर 3 का 2 का देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के काम में कह सिद्ध करें कि साइन इनवर्स यक्स बराबर टेन इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये हमको इसमें सिद्ध करना है। तो देख रहे हैं प्रश्न की यदि हम राइट हैंड साइड ले लें तो राइट हैंड साइड दी है, राइट हैंड साइड इक्वल टू देख रहे हैं टेन इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। देख रहे हैं इसमें यदि हम यक्स बराबर साइन थीटा रख दें तो यक्स बराबर साइन थीटा रखने पर, यक्स बराबर साइन थीटा रखने पर देख रहे हैं यही फलन हमारा इस प्रकार बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स के स्थान पर साइन थीटा रखेंगे तो साइन थीटा अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है काश स्क्वायर थीटा, तो यही मिल जाएगा टेन इनवर्स
साइन थीटा अपान देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, वर्गमूल लेंगे तो 2 घात से 1 घात वर्गमूल में मिल जाएगी टेन इनवर्स देखिए साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा जानते हैं टेन थीटा होता है, तो टेन इनवर्स टेन थीटा, और टेन इनवर्स टेन पास पास है तो देख रहे हैं इनका विलोपन हो जाएगा, थीटा मिल जाएगा। और थीटा का मान चूंकि देख रहे हैं हमने एक्स बराबर साइन थीटा माना था, तो थीटा बराबर लिखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा जो कि प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड है। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि थीटा हमने माना था, थीटा का मान प्रतिस्थापित करेंगे साइन इनवर्स एक्स जो कि प्रश्न में लेफ्ट हैंड साइड है। तो यही देख रहे हैं हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगले प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 2 का खा सदिश वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के अनुदिश के मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इसमें वेक्टर ए बराबर दिया है और इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का खा। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के खा में दिया है देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का खा, प्रश्न नंबर 2 का खा, इसमें वेक्टर ए बराबर दिया है वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। सबसे पहले इसका हम मापांक ज्ञात कर लेंगे। तो देख रहे हैं मॉड वेक्टर ए इक्वल टू अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर, सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 1 14, देख रहे हैं अंडर रूट 14। इस प्रकार से पूछ रहा है इसमें कि अनुदिश मात्रक सदिश, तो अनुदिश मात्रक सदिश ए कैप बराबर होगा, देख रहे ए कैप बराबर होता है वेक्टर बटे मापांक, मान रख देंगे वेक्टर ए देख रहे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपान मॉड वेक्टर ए देख रहे हैं अंडर रूट 14। तो यदि इसको हम अलग अलग करके लिख दें तो देख रहे हैं ए कैप बराबर मिल जाएगा 2 बटे अंडर रूट 14 आई कैप प्लस 3 बटे अंडर रूट 14 जे कैप प्लस 1 बटे अंडर रूट 14 के कैप। तो ये दिए हुए सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश का मान होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 2 का गा कह रहा सदिशों वेक्टर ए बराबर 3i के प्लस 4j के माइनस 3k कैप और वेक्टर बी बराबर माइनस 2i कैप माइनस 3j के प्लस k कैप के योगफल की दिक् को ज्ञात ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले 2 सदिश दिए हैं, इनका हम योगफल निकालेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 का गा देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के गा में दिया है प्रश्न नंबर 2 का गा देख रहे हैं इसमें वेक्टर ए बराबर दिया है वेक्टर ए बराबर है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप और वेक्टर v बराबर दिया है देख रहे वेक्टर v का मान है माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो देखें ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के मान दिए हैं, इनके योगफल की दिक् को ज्ञात ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम दोनों का योगफल निकालते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर देखें वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप प्लस वेक्टर बी देख रहे हैं माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। देखिए संगत अवयवों को यदि हम जोड़ें 3i कैप माइनस 2i कैप प्लस माइनस घटेगा 3 से 2 घटाएंगे 1i कैप, फिर देख रहे हैं 4j कैप माइनस 3j कैप तो 4 से 3 घटाएंगे 1j कैप मिल जाएगा माइनस 3k प्लस में देख रहे हैं k कैप माइनस प्लस घटेगा तो माइनस में 2k कैप।
तो ये हमारा वेक्टर ए प्लस बी का मान मिल जाएगा। इसके बाद हमको चूंकि इसकी दिक्कोज्या निकालना है, तो सबसे पहले तो हम इसका मापांक ज्ञात कर लेंगे। देखिए इसका मापांक यदि निकालें, माड वेक्टर ए प्लस बी, माड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। देख रहे सरल करेंगे तो यही बराबर मिल जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, फिर देख रहे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 1 6, देख रहे अंडर रूट 6। इसके बाद दिक्कोज्याएं में देख रहे पहली दिक्कोज्या ए प्लस बी की दिक्कोज्याएं बराबर, देखिए पहली दिक्कोज्या एल बराबर होती है आई का गुणांक बटे मापांक, आई का गुणांक बटे मापांक, मान रख देंगे। देख रहे हैं आई का गुणांक ए प्लस बी में 1 मिला है, तो 1 बटे मापांक अंडर रूट 6। दूसरी दिक्कोज्या एम बराबर जे का गुणांक बटे मापांक, देख रहे जे का गुणांक है 1 बटे मापांक अंडर रूट 6। और तीसरी दिक्कोज्या एन बराबर के का गुणांक बटे मापांक, देख रहे के का गुणांक यदि देखें तो इसमें के का गुणांक -2 है, तो -2 बटे अंडर रूट 6। तो देख रहे हैं इस प्रकार से तीनों दिक्कोज्याओं के मान होंगे। पहली दिक्कोज्या 1 बटे अंडर रूट 6, दूसरी दिक्कोज्या 1 बटे अंडर रूट 6 और तीसरी दिक्कोज्या का मान -2 बटे अंडर रूट 6। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 के गा का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2 का घा, क्या यदि इफ सच दैट आर टू आर तथा जी सच दैट आर टू आर फलन क्रमशः एफ एक्स बराबर काश एक्स तथा जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित हैं, तो ग्राफ ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के घा को। देखें प्रश्न नंबर 2 के घा में दिया है, प्रश्न नंबर 2 का घा, इफ सच दैट, देख रहे हैं एफ सच दैट आर टू आर तथा जी सच दैट आर टू आर, जिसमें फलन एफ एक्स बराबर दिया है काश एक्स तथा जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर द्वारा क्या परिभाषित फलन है, तो ग्राफ ज्ञात करना है। देखें ग्राफ जी ओ एफ एक्स इक्वल टू होगा जी एफ एक्स, एफ एक्स का यदि हम मान रख दें, देख रहे जी एफ एक्स बराबर है एफ एक्स बराबर काश एक्स। आप देख रहे हैं जी एक्स दिया है 3x स्क्वायर अर्थात जो ब्रैकेट में है उसका स्क्वायर करके उसका 3 गुना कर देना है। तो देख रहे हैं काश एक्स दिया है, काश एक्स का आप स्क्वायर करेंगे और 3 गुना कर देंगे, तो यही बराबर मिल जाएगा 3। काश एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो काश स्क्वायर एक्स के बराबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसका जो मान मिलेगा ग्राफ जी ओ एफ एक्स इक्वल टू 3x काश स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा 3 काश स्क्वायर एक्स। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया है, अंगा नंबर में कह रहा है दो पासे एक साथ फेंके जाएं तो योगफल 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 2 का अंगा भाग, प्रश्न नंबर 2 का अंगा भाग में दिया है कि दो पासे एक साथ फेंके जाएं, तो देख रहे दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल ढंग, देखें कुल ढंग NS बराबर 36 प्राप्त होते हैं। अनुकूल ढंग योगफल 8 आने के, देखें योगफल 8 आने के अनुकूल ढंग यदि लिखें, ई बराबर मान लेते हैं योगफल 8 आने की घटना, तो देख रहे हैं इस प्रकार से ई बराबर देखेंगे तो योगफल 8 में आपका मिल जाएगा, पहले देख रहे हैं 2 6 और इसके बाद 3 5
4 4 5 3 और 6 2। देख रहे हैं अनुकूल ढंग योगफल 8 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8। तो देख रहे हैं अनुकूल ढंगों की जो संख्या मिली यन ई बराबर यदि देखें तो यन ई का मान मिल जाता है 1 2 3 4 5। अभीष्ट प्रायिकता देख रहे हैं अभीष्ट प्रायिकता बराबर मिल जाएगी अभीष्ट प्रायिकता पीई बराबर एन ई बटे एन एस। मान रख देंगे एन ई देख रहे हैं 5 है जबकि एन एस 36 है, तो अभीष्ट प्रायिकता पीई बराबर 5 बटे 36। ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखें हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 3 में। देखें प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए जिसमें 3 का नंबर है। कह रहा है यदि बिंदुओं ए और बी के स्थित सदिश क्रमशः आई के प्लस जे के प्लस के कैप और 2i के प्लस 5j कैप हैं तो सरल रेखा ए बी की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। सरल रेखा ए बी की दिशा में हमको मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 के का को। देखिए 3 के का में दिया है प्रश्न नंबर 3 का 3 के काम में ए और बी के स्थित सदिश क्रमशः दिए हैं। तो मान लेते हैं मूल बिंदु ओ के सापेक्ष वेक्टर ओ ए बराबर देख रहे आई के प्लस जे के प्लस के और मूल बिंदु के सापेक्ष बी का स्थित सदिश वेक्टर ओ बी बराबर ओ बी का मान देख रहे दिया है 2i के प्लस 5j के 2i के प्लस 5j के। अब हमको सरल रेखा ए बी की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। सरल रेखा ए बी की दिशा में मात्रक सदिश निकालने के लिए पहले हम वेक्टर ए बी का मान निकालते हैं। देखें वेक्टर ए बी बराबर जानते हैं वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। देखें ओ बी से ओ ए घटाएंगे ओ बी का मान है 2i के प्लस 5j के माइनस ओ ए का मान देख रहे हैं आई के प्लस जे के प्लस के सरल कर लेंगे। देखिए 2i से i घटाएंगे आई कैप मिल जाएगा 5j माइनस जे 4j फिर देख रहे हैं माइनस के कैप। तो ये हमारा वेक्टर ए बी का मान मिल जाएगा। इसके बाद हम इसका मापांक निकाल लेंगे। देख रहे हैं मॉड वेक्टर ए बी इक्वल टू अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर सरल कर लेंगे। तो देख रहे सरल करने पर 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 का स्क्वायर देख रहे हैं 1 तो 16 1 17 1 18 अंडर रूट 18 और देख रहे हैं 9 दूनी 18 9 का वर्गमूल 3 बाहर कर लें तो 3 अंडर रूट 2। अब इसके बाद इसमें हमको ज्ञात करना था सरल रेखा ए बी की दिशा में मात्रक सदिश। तो ए बी की दिशा में मात्रक सदिश बराबर देख रहे हैं ए बी की दिशा में मात्रक सदिश ए बी की दिशा में मात्रक सदिश मिल जाएगा ए बी कैप। देख रहे हैं ए बी कैप इक्वल टू लिखेंगे तो ये हमारा वेक्टर अपान मापांक वेक्टर ए बी बटे मॉड वेक्टर ए बी। देख रहे हैं इसमें मान रख देंगे वेक्टर ए बी का मान देख रहे हैं आई कैप प्लस 4j कैप बराबर ए बी कैप इक्वल टू वेक्टर ए बी देख रहे हैं आई कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप अपान मॉड ए बी देख रहे हैं 3 अंडर रूट 2। इस प्रकार से यदि देखें इनको यदि हम अलग अलग लिख लें तो 1/3 रूट 2 आई कैप प्लस 4/3 रूट 2 जे कैप माइनस 1/3 रूट 2 के कैप। तो ये सरल रेखा ए बी के अनुदिश मात्रक सदिश का मान होगा। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ए बी कैप इक्वल टू 1/3 रूट 2 आई कैप प्लस 4/3 रूट 2 जे कैप माइनस 1/3 रूट 2 के कैप। ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 के खा को। देखिए प्रश्न नंबर 3 के खा में दिया है
कह रहा यदि संबंध आर इस प्रकार प्रदत्त है कि आर बराबर देख रहे 4 5 1 4 4 6 7 6 3 7, तब आर इनवर्स ओ आर इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो देख रहे प्रश्न नंबर 3 का खा मान दिया है। प्रश्न नंबर 3 का खा देख रहे 3 के खा में संबंध आर इस प्रकार से दिया है। आर बराबर देख रहे 4, 5 फिर 1, 4 4, 6 7, 3, 7 देख रहे ये संबंध आर दिया है। तब हमको आर इनवर्स ओ आर इनवर्स का मान ज्ञात करना है, इस मान को निकालना है। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले यदि हम आर इनवर्स का मान निकालें तो आर इनवर्स बराबर मिल जाएगा। देखिए 4 5 व्युत्क्रम में 5 4 5, 4 फिर देख रहे 1 4 का व्युत्क्रम 4 1 4 6 का 6, 4 फिर देख रहे 7 6 का 6, 7 और 3 7 का 7, 3 ये हमारा आर इनवर्स का मान मिल जाएगा। अब यदि हम देखें 5 4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, चूंकि 5 4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स तथा देखिए 4 1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, दिस इंप्लाइज देख रहे 5 1 बिलोंग्स टू मिल जाएगा। 5, 1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स ओ आर इनवर्स। इसी प्रकार से फिर हम देख रहे हैं 6 4 चूंकि 6, 4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स तथा देखिए 4 से प्रारंभ होने वाला 4, 1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, दिस इंप्लाइज देख रहे 6, 1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स ओ आर इनवर्स। इसी प्रकार फिर देख रहे हैं हम 6 7 देख रहे 6 7 बिलोंग्स टू चूंकि 6, 7 बिलोंग्स टू आर इनवर्स तथा 7, 3 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, दिस इंप्लाइज देखिए 6 7 7 3 तो 6 3 बिलोंग्स टू आर इनवर्स ओ आर इनवर्स। आप देखें इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा अवयव नहीं है। तो इस प्रकार से आर इनवर्स ओ आर इनवर्स का मान देख रहे हैं आर इनवर्स ओ आर इनवर्स में ये 3 अवयव मिल जाते हैं। 5, 1 6, 1 6, 3 तो ये आर इनवर्स ओ आर इनवर्स का मान होगा 5, 1 देखें 6, 1 और 6, 3। तो यही इसमें हमको देखें ज्ञात करना था कि आर इनवर्स ओ आर इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो आर इनवर्स ओ आर इनवर्स बराबर देख रहे हैं 5 1 6 1 6 3। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 के खा को। 3 के गा को देख रहे 3 के गा में दिया है कि वक्र निकाय y बराबर 2mx को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 का गा देख रहे दिया है वक्र निकाय y बराबर 2mx को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण y बराबर 2mx देख रहे ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। x के सापेक्ष अवकलन कर लें तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकल गुणांक dy/dx बराबर 2m देख रहे हैं अचर पद है x का 1 मिल जाएगा। इस प्रकार से dy/dx बराबर 2m। अब इस 2m के मान को समीकरण 1 में रखने पर 2m का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देख रहे हैं y बराबर मिल जाएगा 2m के स्थान पर देख रहे हैं dy/dx मिला है dy/dx इंटू x। तो इस प्रकार से देख रहे हैं y बराबर dy/dx इंटू x, या कह सकते हैं x dy/dx बराबर y, x dy/dx बराबर y, यही अभीष्ट अवकल समीकरण है। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा।
यह अभीष्ट अवकल समीकरण है, अभीष्ट अवकल समीकरण है। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 3 के घ में, कह रहा यदि ए देख रहे हैं का अवयव दिया है तथा बी दूसरा अवयव है, तब हमको सिद्ध करना है कि मॉड सी इक्वल टू 1, जहां सी बराबर लिखा है ए डैश का डैश डॉट बी। तो ये हमको इसमें सिद्ध करके लाना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 के घ को। देखिए प्रश्न नंबर 3 के घ में दिया है, प्रश्न नंबर 3 का घ, देख रहे 3 के घ में अवयव ए बराबर है, ए का मान दिया है। पहली पंक्ति में देख रहे हैं 3 अंडर रूट 3 2, दूसरी पंक्ति है 4 2 0। फिर देख रहे हैं बी बराबर दिया है, बी में देख रहे हैं पहली पंक्ति है 0 0 1/2, पहला स्तंभ है 0 0 1/2, और दूसरे स्तंभ में देख रहे हैं 1/4 0 1/8। इसकी सहायता से हमको क्या सिद्ध कीजिए मॉड सी इक्वल टू 1, जहां सी बराबर दिया है, जहां सी बराबर है ए डैश का डैश इंटू बी, ये मान दिया है। तो सबसे पहले तो देख रहे हैं ए डैश निकालें। देख रहे हैं ए डैश का मान यदि हम ज्ञात करें, ए डैश अर्थात ए का परिवर्त अवयव पंक्ति का स्तंभ में रूपांतरण करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 2 4 2 0। देखिए ये हमारा ए डैश का मान मिलेगा। अब यदि ए डबल डैश निकालें, ए डैश का डैश, तो पुनः देख रहे हैं इसका परिवर्त अवयव लिखेंगे तो वही ए का मान मिल जाएगा। ये मान हमारा देख रहे हैं इसका पुनः परिवर्त लिखना है तो 3 4 पहला स्तंभ बन जाएगा, अंडर रूट 3 2 दूसरा स्तंभ और 2 0 तीसरा स्तंभ। तो देख रहे हैं ये हमारा वही अवयव ए का मान मिल जाएगा। और फिर ए डैश का डैश इंटू बी, अब ये मान हमको ज्ञात करना है। ए डबल डैश, देख रहे हैं ए डबल डैश इंटू बी मान रख देंगे। ए डबल डैश देखने मिला है 3 अंडर रूट 3 2 4 2 0। इसके बाद बी का मान देखने दिया है, बी बराबर है 0 0 1/2। फिर देख रहे हैं 1/4 0 1/8। अब इसमें हमको इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल में हम जानते हैं पहले से पंक्ति लेकर चलेंगे दूसरे से स्तंभ, तो इस प्रकार से इसका मान मिल जाएगा। देखिए 3 गुणे 0 3 गुणे 0 प्लस अंडर रूट 3 गुणे 0 अंडर रूट 3 गुणे 0, फिर 2 गुणे 1/2 2 गुणे 1/2। इसके बाद दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 3 गुणे 1/4 प्लस अंडर रूट 3 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 1/8। इसके बाद फिर देख रहे हैं दूसरी पंक्ति का कर लेंगे 4 गुणे 0 4 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 0 प्लस 0 गुणे 1/2। अब दूसरे स्तंभ में 4 गुणे 1/4 प्लस 2 गुणे देख रहे हैं 0 प्लस 0 गुणे 1/8। अब इसको यदि हम सरल करें तो देखें सरल करने पर यही मान हमारा बराबर मिल जाएगा। सरल करने पर देख रहे हैं इसका मान मिल जाता है 3 गुणे 0 0, फिर देख रहे हैं तो 0 प्लस 0 और 2 2 कट करके 1 मिल जाएगा। फिर देख रहे हैं 3/4 अंडर रूट 3 गुणे 0 0 मिल जाएगा। देखिए 3/4 प्लस अंडर रूट 3 में 0 से गुणा होगा 0 और 2 चौको 8 1/4। देखिए दूसरी पंक्ति में 0 प्लस 0 प्लस 0 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, देख रहे हैं 1 बचता है। 2 गुणे 0 0 0 गुणे 1/8 0। अब इसको और सरल करते हैं तो देख रहे हैं 1 3/4 प्लस 1/4 4/4 अर्थात 1 मिल जाएगा। फिर देख रहे हैं 0 और 1, तो ये हमारा ए डबल डैश डॉट बी का मान मिलता है और यही बराबर हमारा सी के है, जहां कह रहा देखने दिए हुए प्रश्न में
सी बराबर ए डबल डैश डॉट बी, हमने ए डबल डैश डॉट बी निकाला तो यही बराबर सी का मान होगा। सी बराबर देखिए सी का मान मिला 1101। अब इसका हम सार्डिक का मान निकालेंगे तो मॉड सी, देखिए मॉड सी इक्वल टू ये हमारा मिल जाएगा 1101। आप इसका यदि प्रसार कर लें तो प्रसार करने पर देख रहे हैं 1 1 गुणे 1 माइनस 0 गुणे 1 1 गुणे 1 माइनस 0 गुणे 1 देख रहे हैं 0 तो बराबर 1 के मिल जाता है। तो सार्डिक या मॉड सी कहें तो इक्वल टू 1, तो यही इसमें हमको सिद्ध करना था, मॉड सी इक्वल टू 1, ये प्रूव करना था, प्रूव्ड। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4 का। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 में कह रहा निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसमें का नंबर में दिया है कह रहा है बिंदु 5, 2, -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i के प्लस 2j के माइनस 8k के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4 के का को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 के का में दिया है, प्रश्न नंबर 4 का देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 का बिंदु 5, 2 -4 5, 2, -4 से जाने वाली तथा सदिश, मान लेते हैं सदिश को वेक्टर v बराबर देख रहे दिया है 3i के प्लस 2j के 3i के प्लस 2j के माइनस देखिए 3i के प्लस 2j के माइनस 8k के आप देख रहे हैं बिंदु से जाने वाली इस बिंदु को भी यदि हम सदिश रूप में लिखें तो सदिश रूप में मान लेते हैं, माना वेक्टर ए बराबर 5i के प्लस 2j के माइनस 4k के। तो बिंदु ए से जाने वाली, बिंदु ए से जाने वाली और सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण देख रहे हैं। इसके लिए फार्मूला है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर वी। देख रहे हैं इसी में मान रख देंगे तो वेक्टर आर इक्वल टू मिल जाएगा, देख रहे हैं वेक्टर ए 5i के प्लस 2j के माइनस 4k के प्लस लेमडा इंटू वेक्टर v का मान देख रहे हैं 3i के प्लस 2j के माइनस 8k के। तो ये एक बिंदु से जाने वाली और दूसरे सदिश के समांतर रेखा का समीकरण होगा, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4 का खा। 4 की खामी के राह स्टील की 6 मीटर गुणे 16 मीटर की आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से 2x मीटर लंबाई के वर्गों को काटकर ढक्कन रहित एक संदूक बनाई जाती है। इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इसमें हमको संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न नंबर 4 के खा को। प्रश्न नंबर 4 का खा देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 का खा दिया है 6 मीटर गुणे 16 मीटर की आयताकार चादर की प्रत्येक कोने से 2x मीटर लंबाई के वर्गों को काटकर ढक्कन रहित एक संदूक बनाई जाती है। इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं स्टील की 6 मीटर गुणे 16 मीटर की एक आयताकार चादर है। तो प्रश्नानुसार देख रहे हैं चित्र इस प्रकार से यदि आप बनाते हैं, एक आयताकार चादर है, ये मान लीजिए एक आयताकार चादर है 6 मीटर गुणे 16 मीटर, लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर। प्रत्येक कोने से 2x मीटर लंबाई के वर्गों को काटकर देख रहे 2x मीटर लंबाई के वर्गों को चारों कोने से काट दिया जाता है 2x। तो देख रहे हैं इस कोने से भी 2x, तो चारों कोने से 2x लंबाई के वर्गों को काट करके निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद फिर कह रहा है इससे ढक्कन रहित संदूक बनाई जाती है। तो उस संदूक का अधिकतम हमको आयतन ज्ञात करना है। तो देख रहे 2x दोनों ओर से कम कर देंगे तो ऐसी स्थिति में
शेष बॉक्स की जो लंबाई मिलेगी 16 माइनस देख रहे हैं 2x यानी 4x कम हो जाएगी, तो 16 माइनस 4x। और इसकी चौड़ाई देखें, चौड़ाई 6 मीटर थी, 2x ऊपर से कम होगी 2x नीचे से, तो 6 माइनस 4x। शेष बचे हुए बक्से की देख रहे चौड़ाई का मान मिल जाएगा 6 माइनस, अगर ये मान आप देखें तो ये मान हमारा मिलेगा 6 माइनस 4x। और देख रहे हैं जो भाग ये काटा गया यही फोल्ड करने पर ऊंचाई के रूप में आ जाएगा। तो 6 मीटर गुणे 16 मीटर के आयताकार, देखिए 6 मीटर गुणे 16 मीटर के आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से 2x मीटर भुजा के वर्ग को काटने पर बचे चादर से ढक्कन रहित संदूक बनाने पर बने संदूक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः बने संदूक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः देखिए लंबाई L बराबर 16 माइनस 4x, चौड़ाई B बराबर 6 माइनस 4x और ऊंचाई H बराबर 2x होगी। अब इसमें हमको ज्ञात करना है इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन। तो देखें चूंकि संदूक घनाभाकार हो जाएगी तो घनाभ के आयतन का सूत्र लगाएंगे। संदूक का आयतन, देख रहे संदूक का आयतन V बराबर L गुणे B गुणे H, मान रख देंगे। देख रहे L का मान 16 माइनस 4x इंटू B का मान 6 माइनस 4x और H का मान देख रहे 2x दिया है, तो इसको सरल कर लेते हैं। तो V बराबर देखिए पहले से 4 कॉमन कर लें तो 4 माइनस x, दूसरे में देख रहे हैं 2 संख्या कॉमन मिल जाएगी तो 3 माइनस 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, फिर देख रहे हैं 2x। संख्याओं का यदि आपस में गुणा कर लें तो देख रहे हैं 4 दुनाई 8, 8 दुनाई 16 इंटू इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे 4 तिहाई 12, देखिए 4 तिहाई 12, फिर 4 माइनस 2x से गुणा होगा तो माइनस 4 दुनाई 8x, इसके बाद माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस देख रहे 3x, फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू x। अब देखें इसको और सरल करेंगे तो v बराबर मिल जाएगा 16 इंटू देखिए 12x का गुणा कर लेंगे तो 12x माइनस 8 3 11 और 11x में x से गुणा होगा तो 11x स्क्वायर, फिर देख रहे हैं 2x स्क्वायर में x से गुणा करेंगे तो 2x क्यूब। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv अपान dx बराबर देख रहे 16 अचर है इंटू 12x में 12 अचर है, x का 1 मिल जाएगा माइनस 11 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2 अचर है x क्यूब का करेंगे 3x स्क्वायर। तो देख रहे हैं इस प्रकार से 16 इंटू 12 एकम 12 माइनस 11 दुनाई 22x प्लस 2 तिहाई 6 स्क्वायर। तो ये हमारा dv अपान dx का मान मिल जाता है। पुनः यदि एक बार इसका और अवकल गुणांक कर लें पुनः या फलन के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए पहले हम इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। फलन के महत्तम या न्यूनतम मान के लिए dv अपान dx बराबर 0,
देख रहे dv अपान dx बराबर 0 कर देंगे तो 16 इंटू देख रहे प्रत्येक पद से 2 और कॉमन मिल रहा है, 2 और कॉमन कर लेंगे तो फिर ये हमारा 6x² देख रहे 3x² माइनस 11x प्लस 6 बराबर 0। सरल कर लेंगे, 16 दुनाई 32 पक्षांतर कर देंगे, देख रहे 0 बटे जानते हैं कोई भी संख्या 0 मिल जाएगी तो 3x² माइनस 11x प्लस 6 बराबर 0। देख रहे क्षेत्रिक 18 के ऐसे खंड करना है कि जोड़ने पर 11 मिले तो देख रहे 9 दूनी 18। तो इस प्रकार से इसके खंड कर लेंगे 3x² माइनस 11x को 9x और 2x में विभाजित कर लेंगे। आप देख रहे दो दो पदों का समूह बनाकर यदि कॉमन कर लें, पहले समूह से 3x कॉमन करेंगे तो देख रहे x माइनस 3 त्रिक 9, दूसरे से देख रहे माइनस 2 कॉमन करते हैं तो x माइनस देख रहे 2 तिहाई 6। इस प्रकार से x माइनस 3 और 3x माइनस 2 बराबर 0। देखिए दोनों पदों खंडों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर करेंगे। यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो देख रहे x बराबर 3 मिल जाएगा और यदि 3x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2/3। तो इस प्रकार से देख रहे x के 2 मान मिलते हैं। अब इसमें dv अपान dx देख रहे जो हमारा मिला है इसका पुनः एक बार x के सापेक्ष अवकलन और कर लिया जाए। समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए समीकरण 1 का यदि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें तो d² v अपान dx² बराबर मिल जाएगा 16 इंटू देखिए 12 अकेला अचर है 0 हो जाएगा माइनस 22 इंटू x का 1 प्लस 6 इंटू x² का देख रहे हैं 2x। इस प्रकार से 16 इंटू देख रहे हैं माइनस 22 प्लस 6 दुनाई 12x। देख रहे 2 और कॉमन कर सकते हैं तो 2 यदि हम और कॉमन कर लें तो फिर यही हमारा मिल जाएगा 16 दुनाई 32 6 दुनाई 12 यानी 6x माइनस 11। आप देख रहे हैं x बराबर 3 पर यदि देखें तो x बराबर 3 पर लेंगे, देख रहे हैं x बराबर 3 पर यदि हम निकालेंगे तो x बराबर 3 पर d² v अपान dx² बराबर देख रहे 32 इंटू 6 गुणे 3 माइनस 11। तो देखिए क्षेत्रिक 18 माइनस 11 अर्थात पॉजिटिव मिलेगा तो x बराबर 3 पर आयतन न्यूनतम होगा जबकि हमको महत्तम आयतन ज्ञात करना है तो x बराबर 3 पर आयतन न्यूनतम है। अब हम x बराबर 2/3 पर ज्ञात करेंगे। x बराबर 2/3 पर d² v अपान dx² ज्ञात करें तो देख रहे 32 इंटू 6 गुणे 2/3 माइनस 11। देखिए सरल करेंगे 3 दुनाई 6 तो बराबर 32 इंटू 2 दुनाई 4 माइनस 11। देखिए 4 से 11 घटाएंगे तो निगेटिव मान मिल जाएगा। निगेटिव मान दर्शाता है कि x बराबर 2/3 पर आयतन महत्तम होगा। आता है x बराबर 2/3 पर आयतन महत्तम होगा। अब महत्तम आयतन का मान पूछ रहा है तो देख रहे महत्तम आयतन बराबर मिल जाएगा महत्तम आयतन x का मान आयतन के मान में रख देंगे। देख रहे आयतन देख रहे हमारा आयतन मिला है, आयतन का मान था आयतन v बराबर देख रहे हैं 16 माइनस 4x इंटू 6 माइनस 4x इंटू 2x। तो यहां पर हम x के मान को रख लेते हैं और चाहे तो आप ये और सरल करने पर जो मिला है यहां पर भी रख सकते हैं। ठीक है, दोनों स्थितियों में देख रहे हैं हम ऊपर ही रख लेते हैं तो महत्तम आयतन v बराबर देख रहे हैं महत्तम आयतन v बराबर मिल जाएगा 16 माइनस 4x। तो देख रहे हैं 16 माइनस 4
16 माइनस 4 गुणे यक्स, यक्स का मान देख रहे हैं 2/3 इंटू, फिर है 6 माइनस 4 यक्स, 6 माइनस 4 गुणे यक्स का मान 2/3 इंटू 2x अर्थात 2 गुणे 4/3, 2/3 सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं 16 माइनस 4 गुनाई 8/3 इंटू 6 माइनस 8/3 इंटू 2 दुनाई 4/3, इसको और सरल करेंगे तो देखें लाशा लेंगे 3 मिल जाएगा, 16 3 48, 48 से 8 घटाएंगे 40/3, देख रहे 6 18 से 8 घटाएंगे 10/3 इंटू 4/3, तो देख रहे 4 चौक 16, 16 दहम 160, दहम 1600 और 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो यही बराबर मिल जाएगा देख रहे 1600/27 घन मीटर। तो ये अधिकतम आयतन का मान होगा, तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1600/27 घन मीटर। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में देखिए दिया है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए बराबर 0.3 और पी बी बराबर 0.4, तब पी बी अपान ए ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4 के देखने गा भाग को। प्रश्न नंबर 4 के गा में देखने दिया है, प्रश्न नंबर 4 का गा देख रहे, प्रश्न नंबर 4 का गा, 4 के गा में मान दिया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, साथ ही पी ए बराबर दिया है, पी ए का मान है 0.3 और पी बी बराबर है 0.4, तब पी बी अपान ए का मान ज्ञात करना है। पी बी अपान ए ये हमको निकालना है। देख रहे चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए इंटू पी बी। पी ए और पी बी का मान रख देते हैं। पी ए देख रहे हैं 0.3 इंटू पी बी का मान 0.4, हमको ज्ञात करना है पी बी अपान ए। तो इसके लिए देख रहे फार्मूला है पी बी अपान ए इक्वल टू होगा पी बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए। मान रख देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी देख रहे हैं 0.3 इंटू 0.4 बटे पी ए। पी ए देख रहे हैं 0.3, तो 0.3 ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे, तो इस प्रकार से देख रहे हैं पी बी अपान ए बराबर मिल जाएगा 0.4। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा, ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। फिर देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु ए देख रहे 2,2,2 बी 2 1 3 तथा सी 3 2 1 हैं। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देख रहे तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का घ देख रहे प्रश्न नंबर 4 का घ, एक त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी जिसमें देख रहे तीनों शीर्ष दिए हैं। ए है 2,2,2 और बी दिया हुआ है 2 1 3 2 1 3 और सी बिंदु के निर्देशांक हैं देख रहे 3 2 1 3 2 1। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं माना मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, माना मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदुओं के स्थित सदिश को क्रमशः वेक्टर ओ ए बराबर देख रहे हैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर ओ बी बराबर मिल जाएगा देख रहे हैं 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर ओ सी बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इनकी सहायता से हम वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी का मान निकालेंगे।
देख रहे हैं वेक्टर ए बी बराबर यदि निकालें तो वेक्टर ए बी बराबर मिल जाएगा, देख रहे हैं ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, देख रहे हैं ओ बी से ओ ए घटाएंगे, 2i से 2i घटाएंगे, देख रहे हैं 0i कैप, जे कैप से 2j कैप घटेगा तो देख रहे हैं माइनस जे कैप, 3k कैप से 2k कैप घटाएंगे तो प्लस k कैप, फिर वेक्टर ए सी का मान निकालेंगे, देख रहे हैं वेक्टर ए सी बराबर ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी से ओ ए को घटाएंगे, देख रहे हैं 3i से 2i घटाएंगे i कैप, 2j से 2j घटेगा 0j कैप, k से 2k घटाएंगे तो माइनस k कैप। इसके बाद अब हम जानते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड ए बी क्रॉस ए सी। सबसे पहले सारडिक से हम इसका मान निकाल लेंगे। देखिए सारडिक से यदि ए बी क्रॉस ए सी का मान निकालें तो ए बी क्रॉस ए सी बराबर, देख रहे पहली पंक्ति में आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी पंक्ति में ए बी से आई जे के का गुणांक लिखना है, देख रहे 0 -1 1, 0 -1 1, और फिर ए सी से गुणांकों को लिखेंगे 1 0 -1। अब हम पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर लेंगे तो प्रसार करने पर देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा आई, इसके संगत देख रहे हैं -1 का गुणा करेंगे 1 मिल जाएगा, -0 × 1 0, फिर माइनस जे कैप, इसके संगत 0 का गुणा -1 में होगा 0, फिर -1 × 1 1 मिल जाएगा, प्लस के कैप इनटू, देख रहे इसके संगत 0 × 0 0, -1 का गुणा -1, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आई कैप माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसके बाद इसका हम मापांक निकालेंगे तो मॉड, देख रहे हैं मॉड ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू अंडर रूट, देख रहे मिल जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो देख रहे हैं 1 + 1 + 1 अंडर रूट 3 मिल जाता है। इस प्रकार से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर यदि देखें आता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, आता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, आता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हमारा फार्मूला है हाफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी। देखिए इसमें मान रख देते हैं, हाफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी, देख रहे हैं √3 मिला है, √3 मान रख देते हैं। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल बराबर, देख रहे क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/2 वर्ग इकाई। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/2 वर्ग इकाई। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। आशा है कि इन प्रश्नों को आप स्टेप टू स्टेप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर भी कहीं कोई समस्या हो या किसी प्रकार का सुझाव हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे और शेष प्रश्नों को हम अगले सेशन में लेकर आएंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सेटों का हल भी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।